हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर गाइस। और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। आज की इस क्लास में काफी इंपॉर्टेंट आप फैक्ट देखने वाले हैं। और बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ गाइस। देखिए, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, एक कॉन्सेप्ट का होना माइंड में बहुत जरूरी है गाइस। मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, राइट। केवल एमसीक्यू सॉल्व करने से इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, व्हाटएवर, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला गाइस। हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा होता है, और कॉन्सेप्ट बेटा आप इतने सारे नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते। एक बार अगर आपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया तो दो चीजों का फायदा है। इससे एक तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। क्योंकि मैंने देखा जब तक सब्जेक्ट टफ लगता है तब तक बच्चे उसको नहीं सॉल्व करते। तो अगर माइंड में आपके बेटा कॉन्सेप्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दोगे, और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप पढ़ रहे हो, केवल रटने का प्रयास कर रहे हो, तो बेटा ग्रामर तो आप भूल जाइए। ग्रामर कभी भी रट के नहीं आ सकती है। लिटरेचर में मैं मानता हूं ईयर्स हैं, राइट, नोबेल अवार्ड्स हैं, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें हैं, वर्क्स हैं, डेडिकेशन है, लाइन्स हैं, किसकी है, किसकी कोट है, आप रट सकते हो। बट ग्रामर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और इसी विचारधारा के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ ये क्लास आज होने जा रही है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि पढ़ा कैसे जाता है, किस तरह से बेटा हमें कॉन्सेप्ट माइंड में क्रिएट करने। और मैं आपको बता दूं, अगर कॉन्सेप्ट माइंड में रहते हैं बेटा, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ने में आता है कि कोई भी चीज फिर टफ नहीं लगती। एक 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 लय आ जाती है पढ़ने में, एक रिदम आ जाता है पढ़ने में गाइस। तो आइए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे कुछ चीजें, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन और इस क्लास को देखने के बाद हमको जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं डिस्कस करना चाहता हूं गाइस। 30 दिसंबर से नया एलटी ग्रेड का बैच शुरू हो रहा है। एलटी ग्रेड लिटरेचर ग्रामर पूरी डिटेल्ड वे में पढ़ाई जाएगा, राइट। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, पूरा पढ़ाया जाएगा, राइट। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। तो 30 दिसंबर से नया एलटी ग्रेड का बैच शुरू हो रहा है, राइट। बैच नंबर 9th शुरू हो रहा है गाइस। और नंबर याद रखिएगा, 9616947257। इसी नंबर पर सिर्फ बेटा आपको व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है, वॉटएवर, जो भी इंक्वायरी आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आप इसी नंबर पे करोगे। किसी भी और नंबर पे अगर आप करते हो तो कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा बेटा, नंबर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। बहुत ही अवेटेड बैच है। बहुत से बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि सर एक ग्रामर का लाइव बैच चलाइए। क्योंकि होता क्या है, जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूं लाइव में, तो क्या होता है कि बच्चे कहते हैं सर जल्दी करिए जल्दी करिए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और एमसीक्यूज में पूरे कॉन्सेप्ट में चीजें बता नहीं पाता हूं, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन की लिमिट होती है। 5 मिनट 6 मिनट बहुत होता है क्वेश्चन पर। लेकिन जब मैं प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, और ये आप भी मानते हो कि जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो किसी एक चैप्टर को, किसी एक टॉपिक को डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहां बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लिटरेचर ग्रामर। बट ये जो लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्ट होने जा रहा है। ग्रामर से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स होंगे, जितना भी ग्रामर है सब आपका कवर किया जाएगा, राइट। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, वैसे मैं डिटेल्ड वे में इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूं 80 to 90 इसमें वीडियोज होंगे, राइट गाइस। पीडीएफ आपको सारी मिलेंगी, राइट। पीडीएफ मिलेंगी, 80 to 90 लेक्चर्स मिलेंगे, और जो लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे उसके पीडीएफ मिलेंगे। हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट होगा, और हर टॉपिक पर लगभग 40 to 50 एमसीक्यूज आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। मतलब एक बेहतर प्रिपरेशन, चाहे आप टीजीटी देने जा रहे हो, राइट गाइस, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, टेट, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, वॉट एवर, कोई भी एग्जाम गाइस आप देने जा रहे हो, एक बार अगर आपने बैच पढ़ लिया, क्योंकि देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा तरीका जो है बेटा कॉन्सेप्चुअल है, राइट। मेरा इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है, अगर आपको ग्रामर में कॉन्फिडेंस लाना है गाइस, तो ये बैच आपके लिए पेनेसिया साबित होने वाला है। और मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि लिटरेचर आप कितनी भी रट लीजिए, लिटरेचर बहुत आसान है। मैं भी पेड ग्रुप में लिटरेचर पढ़ा रहा हूं। लिटरेचर में कुछ नहीं है, एज इट इज सारी चीजें फिक्स्ड है गाइस। चाहे ऑथर की बायोग्राफी आपको पढ़नी हो, चाहे उसके वर्क को पढ़ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। उसको आप 1 से 2 बार किसी वर्क को पढ़ लोगे, रट जाएगा बिल्कुल। लेकिन ग्रामर में आप ये कभी नहीं कह सकते ये तो मैंने रट लिया, यही आएगा। लिटरेचर में चीजें फिक्स्ड हैं कि आपने जो चीज पढ़ी है वही एग्जाम में आएगी, बट ग्रामर में कोई चीज फिक्स्ड नहीं है। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, क्या एडवर्ब है, कैसे यूज करना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट से ही पता चलेगा। ग्रामर बेटा पूरी तरह से
कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है और लिटरेचर पूरी तरह से लर्निंग पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा आप लिटरेचर पढ़ोगे आपके माइंड में चीज़ें रिसाइकल होती जाएंगी। बट ग्रामर पढ़ने से नहीं आएगा, ग्रामर सॉल्व करने से आएगा, कॉन्सेप्ट को माइंड में क्रिएट करने से आएगा। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा। तो इसी सोच के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ ये नया बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, राइट। तो इस बैच में जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं 9616947257 नंबर है, इस पर आप ग्रामर न्यू बैच लिख के भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल गाइज अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लें, राइट। सारे वीडियो, सारे पीडीएफ मैं इसी में डालता हूँ स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आप इंग्लिश बाय उदय सर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा सर लिंक नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल गाइज आप ज्वाइन करें। तो आज का जो टॉपिक है गाइज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये पहली क्लास है गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं फर्स्ट क्लास है और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना कैसे, बहुत से बच्चों को लगता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब लिखा है तो केवल सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन और वर्ब पे फोकस करना है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, द्रोणा बैच, ये मेरा मास्टर बैच है। इसमें जो है टारगेट है मेरा टीजीटी पीजीटी, जिसकी 100% गाइस वैकेंसीज आने वाली है। टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत ज्यादा बच्चे क्यूरियस हैं और इसकी डेफिनेटली वैकेंसीज आने वाली है, राइट। काफी वैकेंसीज है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसे मैंने नाम दिया है द्रोणा बैच, तो इसमें गाइज आपको एलटी ग्रेड की कोई फीस नहीं देनी, एलटी ग्रेड का बैच फ्री मिलेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर द्रोणा बैच कब स्टार्ट होगा। द्रोणा बैच का मतलब है जितने भी बैच चल रहे हैं उसमें आपको ऐड किया जाएगा। द्रोणा बैच का कोई सिलेबस नहीं है। द्रोणा बैच में टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, जीआईसी भी है, एलटी ग्रेड भी है। मतलब आपने द्रोणा बैच ज्वाइन कर लिया तो चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, इसमें इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा या अलग से बैच नहीं ज्वाइन करना है गाइज। तो जो द्रोणा बैच वाले बच्चे ये क्लास देख रहे हैं वो अच्छे से बात समझ लें गाइज, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी गाइज यही नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन टाइम ऑफ क्राइसिस द भगवत गीता गिव्स लाइट एंड गाइड टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने पहले बोला कि इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। और अभी जब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता लूंगा तो ये क्वेश्चन कितना आसान लगेगा। ये चीजें बेटा आपको कॉन्फिडेंस देंगी। बार बार मैं कह रहा हूं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट के आपको मास्टर बनना है, जिस सब्जेक्ट से आपको नौकरी पानी है, उस सब्जेक्ट में आपको प्रेम होना बहुत जरूरी है, लव होना उससे बहुत जरूरी है। वो कब होगा, रट के नहीं, कॉन्सेप्ट क्रिएट करके, राइट। मतलब उस पर इतनी कमांड हो कि आप खड़े होकर किसी को पढ़ा सको। पढ़ा आप रट के नहीं सकते हो, कॉन्सेप्ट से पढ़ा सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हम देख लें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, क्योंकि ये पहली क्लास है तो पहली ही क्लास में सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसके बाद तो फिर आप लोग समझ जाओगे क्या होने वाला है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब भी हम पढ़ते हैं, ये टाइटल देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपको लगता होगा सर सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। मैंने डिटेल्ड क्लास में पढ़ा रखा है, बेसिक क्लास में पढ़ा रखा है कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं ये किसी भी सेंटेंस के क्या बनते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। और वर्ब क्या होता है, वर्ब तो एक अलग चैप्टर ही है। तो आपको लग रहा होगा कि सर फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग चैप्टर बन गया। आप जो भी बुक मार्केट से लेते हो ग्रामर की, उसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग चैप्टर होता है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, जब आप नाउन प्रोनाउन अलग से पढ़ रहे हो, वर्ब चैप्टर अलग से पढ़ रहे हो, फिर इनका एग्रीमेंट कराने की क्या जरूरत है। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी भूल जो आप लोग करते हो वो अब मत करिएगा। वो भूल आप ये करते हो कि बहुत से बच्चों को लगता है कि भाई सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है। बहुत से बच्चे जो वर्ब्स हैं उनका निर्धारण कैसे करते हैं, अपने सब्जेक्ट को देखकर। इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आती। लेकिन आपको समझना क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टाइटल है जो आप देखते हो, केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसने चैप्टर को प्रभावित ना किया होगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत प्रभावित करता है। कैसे, मैं बताऊंगा। इसके बाद देखिए नाउन और प्रोनाउन तो इस चैप्टर में रोल प्ले ही करते हैं। इसके बाद देखिए वर्ब तो खैर इसमें टाइटल में ही है, राइट। इसके बाद देखिए एडजेक्टिव भी आता है।
इसके बाद देखिए एडवर्ब भी आता है, इसके बाद देखिए कंजंक्शन भी आता है। तो आप केवल टाइटल में मत जाइएगा कि सब्जेक्ट वर्ब लिखा हुआ है तो बस सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ना है, यानी नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। यानी जो वर्ब्स होते हैं ये प्रेपोजिशन के हिसाब से ही बदलते हैं, ये नाउन प्रोनाउन के हिसाब से ही बदलते हैं, ये वर्ब के हिसाब, वर्ब तो वर्ब है ये एडजेक्टिव एडवर्ब के हिसाब से ही बदलते हैं, ये कंजंक्शन के हिसाब से बदलते हैं। तो जो वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो वर्ब है, इस पर सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है, सारे चैप्टर्स का प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे, मैंने कहा योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी गुड, मैंने कहा योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी गुड, राइट। अब देखिए आप कहेंगे कि सर स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल होता है, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब आया है, बिल्कुल सही है, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब आया है। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख दूं, आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अगर बेटा मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स डैश लगा दूं ऑन द टेबल, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स डैश ऑन द टेबल। अब इस डैश में हम क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे या ऑन फिल करेंगे, ये चीज समझना है आपको। तो आप कहोगे सर इसमें तो आ पेयर की बात हुई है, आ पेयर की बात हुई है तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे, इज। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फिर ये स्पेक्टिकल्स क्या है यहां पर, भाई अभी आप स्पेक्टिकल्स के लिए आर लिख रहे थे, राइट, अब आप यहां स्पेक्टिकल के जस्ट बगल में इज लिख रहे हो, यही खूबसूरती है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर की। अब आप यहां पर इज लिख रहे हो तो फिर ये इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि इज सही है। आप बार बार कहोगे सर आप पेयर की बात हुई है, लेकिन आप जस्टिफाई कायदे से नहीं कर पाओगे। अब हम आपको बताते हैं, देखिए बात आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कर रहे थे, लेकिन ये इज जो आया है ये प्रेपोजिशन की वजह से आया है। याद रखिएगा, जो बता रहा हूं मैं उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप देखिए कितना आसान हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। प्रेपोजिशन देखिए, जिस तरह से बेटा वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही प्रेपोजिशन का गाइस अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए बेटा, वर्ब का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन का कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। या यूं आप कह सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट जो है प्रेपोजिशन के बाद आया है, या जो भी नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आया है, राइट, उसके हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आता। यानी प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसे वर्ब कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता, उससे वर्ब कभी भी अफेक्टेड नहीं कर सकता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, याद रखिएगा वर्ब उसके हिसाब से कभी भी नहीं आता है। ये प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी प्रेपोजिशन निर्धारण करता है ऑब्जेक्ट का। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, लिख लीजिए कॉपी में। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, और टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जो वर्ब आता है उसका एग्रीमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं। तो जरा आप गौर से देखिए, आप पेयर के बाद ऑफ लिखा है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। तो जैसे ये प्रेपोजिशन आया, इस स्पेक्टिकल्स की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो गई। इस स्पेक्टिकल्स की वैल्यू गाइस पूरी तरह से खत्म हो गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बगल में इज लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, पेयर, आ पेयर, एक पेयर की बात हो रही है। अब आप कह सकते हैं, राइट। यानी एक सेंटेंस और देख लीजिए, एक सेंटेंस अगर हम लोग और देखें, मैं यहीं पे इरेज करके उस सेंटेंस को बताता हूं। देखिए आप लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, लेकिन देखिए प्रेपोजिशन किस तरह से वर्ब का निर्धारण कर रहा है। प्रेपोजिशन की आप पावर को देखिए, राइट, प्रेपोजिशन की आप पावर को देख सकते हैं। ओके, इसी सेंटेंस में बता दे रहा हूं, योर स्पेक्टिकल्स में जब तक बेटा बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं था, आराम से वर्ब आ रहा था, ये भी एक एग्रीमेंट है। और स्पेक्टिकल्स के बाद इज आ रहा है, ये भी एक एग्रीमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें रोल प्ले किया है प्रेपोजिशन है। तो पहली चीज आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। और यहीं पे मैं इरेज करके कुछ चीजें आप लोग को बताना चाहता हूं। अब आप कैसे कहोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट है, कैसे मैं मानूं ये ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज आपको अभी पता चलेगी। कई बार मैं लाइव क्लासेस में ही बताता रहता हूं, ठीक है, यहीं पे बता दे रहा हूं। देखिए, ही डिपेंड्स ऑन, बताइए बेटा आपको आई सही लग रहा है कि मी सही लग रहा है, या मैंने कहा ही, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ही लाव्ड एट, दे सही लग रहा है या आपको बेटा देम सही लग रहा है, बताइए। ही लाव्ड एट, बताएं आपको दे सही लग रहा है या देम सही लग रहा है। तो आप कहोगे सर नहीं देम सही लग रहा है। अब एट क्या है बेटा,
एट है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन तो आता है, ये बात 100% सही है, बट गाइज वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। ही डिपेंड्स ऑन, आई सही लग रहा है, मी सही लग रहा है, तो कहोगे सर आई तो सही नहीं लग रहा है, मी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी होती है, वो ये तो बता देंगे क्यों ये सही है, राइट, ये क्यों सही है, क्योंकि उनको सुनने में सही लग रहा है, उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है। लेकिन अगर मैं इसका एप्लीकेशन पूछूं, एप्लीकेशन का मतलब है वाई, राइट, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा क्योंकि ऐसे ही सुनने में सही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हर जगह आपका ये रूल काम नहीं करेगा। अब आप एक्सप्लिसिटली समझ लीजिए कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। इसीलिए मी सही लग रहा है आपको, राइट, ही लाव्ड एट देम सही लग रहा है क्योंकि दे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं और बता दूं, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, बनता नाउन या प्रोनाउन ही है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। और इसके लिए ज्यादा समझना हो तो मैंने ग्रामर की बेसिक क्लास पढ़ा रखी है, तो क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है तो उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो ग्रामर की एक बेसिक क्लास मेरी है, उसको भी जरूर देखिएगा, कुछ बेसिक्स वहां से ही पता चलेंगे। आइए अपने टॉपिक पे अब चलते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा, टाइटल पे मत जाइएगा। एक वर्ब को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? नाउन, प्रोनाउन तो बेटा प्रभावित करते ही हैं। इसके अलावा वर्ब को प्रेपोजिशन भी प्रभावित करता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया है तो उसके हिसाब से कभी वर्ब नहीं आएगा, राइट। वर्ब को एडजेक्टिव भी प्रभावित करता है, वर्ब को एडवर्ब भी प्रभावित करता है, और वर्ब को कंजंक्शन भी प्रभावित करता है, राइट गाइस। तो नाउन, प्रोनाउन, ओके, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सभी पे फोकस करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते थे मैं, केवल सब्जेक्ट और वर्ब नहीं देखना है, इन सबको भी देखना है। इनके हिसाब से भी गाइस वर्ब चेंज होता है। इज दैट क्लियर? अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय, द भगवद गीता गिव्स लाइट एंड गाइड टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब एक चीज समझिए, ये तो सेंटेंस ही प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, ये तो सेंटेंस बेटा प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। अब क्या करें? तो बेटा मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होता है गाइस, तो वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। आप जरा ध्यान से देखिए, इतने सेंटेंस को देखिए। इन टाइम ऑफ क्राइसिस, क्या इसकी कोई मीनिंग है? अगर आपसे मैं मिलूं कल और मैं कहूं इन टाइम ऑफ क्राइसिस, संकट के समय, आप कहोगे व्हाट? मैं कहूंगा नहीं, इतने समझ लीजिए। क्या इसकी कोई मीनिंग है गाइस? बिल्कुल मीनिंग नहीं है। तो उसे कहते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इन टाइम ऑफ क्राइसिस, ये पूरा क्या है बेटा? ये पूरा है पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसके हिसाब से कोई वर्ब नहीं आने वाला है। तो आपका फिर सब्जेक्ट क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? रिलीजियस बुक है, सिंगुलर बॉडी है। द क्या है? आर्टिकल। भगवद गीता क्या है? नाउन। और आप लोग को बताया है मैंने, बेसिक क्लास में बताया कि आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन। तो भगवद गीता आपका सब्जेक्ट हो गया। भगवद गीता को देखते हुए, भगवद गीता को सब्जेक्ट को हम लोग देखते हुए देख सकते हैं, वर्ब हमारा सिंगुलर आया है। गिव्स लाइट, भगवद गीता क्या देती है? लाइट देती है। एंड गाइड लिखा हुआ है गाइस, गाइड देखिए, मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में केवल और केवल वर्ब का ही रोल नहीं होता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स इसको प्रभावित करते हैं। इस बार प्रभावित किया है कंजंक्शन ने। कंजंक्शन की एक क्वालिटी होती है, कंजंक्शन की एक क्वालिटी होती है, या बात हम एंड की कर लें, एंड के अगर पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव आएगा गाइस, राइट। एंड के अगर पहले सिंगुलर वर्ब है तो बाद में भी सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर एंड के पहले नाउन है तो बाद में भी गाइस नाउन ही आएगा। देखिए किस तरह कंजंक्शन को देखकर आंसर आ रहा है, वर्ब का यहां कोई रोल ही नहीं, कंजंक्शन को देख के आंसर निकालना है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते राम एंड इंटेलिजेंट हैव कम, ये थोड़ा ना कहोगे, आप कहोगे राम एंड श्याम हैव कम, यानी आपने कंजंक्शन के पहले नाउन बोला तो इधर भी क्या आ रहा है? नाउन ही आ रहा है। आप समझिए ये चीज, मैं लॉजिकल चीज बता रहा हूं आपको कि एंड के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। आप बोलोगे राम इज वेरी स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, एडजेक्टिव है, राइट। राम एंड श्याम दोनों नाउन है। तो इस तरह से चीजें आपको समझनी है। तो देखिए, एंड के पहले अगर सिंगुलर वर्ब आ रहा है, गिव्स लाइट लिखा है ना भगवद गीता के लिए, तो गाइड नहीं होगा, गाइड्स हो जाएगा, क्योंकि भगवद गीता तो सिंगुलर बॉडी है, दोनों ही वर्ब भगवद गीता के लिए आ रहे हैं। तो इन टाइम ऑफ क्राइसिस द भगवद गीता गिव्स लाइट एंड गाइड्स टू यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन। द है आर्टिकल। देखिए आंसर निकल आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम ग्रामर को नहीं सीखेंगे, ग्रामर भी हमें सीखनी है। तो इन टाइम ऑफ क्राइसिस द भगवद गीता गिव्स लाइट एंड गाइड्स हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा? गाइड। तो बी पार्ट में आ रहा है, गाइड्स कर लीजिएगा, क्योंकि भगवद गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब थोड़ा हम ग्रामर देख लेते हैं। द आर्टिकल है
तो माइंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। टॉर्चर्ड बाय डाउट, प्रेपोजिशन के बाद देखिए नाउन आता है, आया है डाउट। फिर देखिए एंड क्या है, कंजंक्शन सेम चीज को वो ऐड कर रहा है, डाउट एंड टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट। फिर देखिए प्रेपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, प्रेपोजिशन के बाद फिर नाउन आ रहा है गाइस। तो ये बेसिक सी बातें आप लोग को समझनी चाहिए। केवल एरर निकाल लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। इस क्लास को थोड़ा डिटेल्ड वे में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि देखने के बाद आपको लगे पढ़ा कैसे जाता है गाइस। एमसीक्यूज का जमाना है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कराना है, तो सिलेक्शन कैसे आपको पाना है बताइए। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं लाइव क्लास में बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करा डाले उन्होंने, बच्चे खुश कि अरे बताइए ये तो 50 मिनट में 40 क्वेश्चन कराते हैं। बेटा थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लग सकता है, बट वो उनके लिए, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आप तुक्के से कोई सही बता रहे हो, कोई गलत बता रहे हो, व्हाटएवर, तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। कायदे से पढ़िए, थोड़ा रुक के चलिए, सिलेक्शन श्योर है बेटा, राइट। क्योंकि आपकी पावर को आप खुद ही नहीं जान पा रहे हो कि आप सब्जेक्ट को कितना इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बी में क्या हो गया, गाइड्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन बट यू हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बट अधिकतर लोगों को पता है कि बट होता है कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा बट जो होता है जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो बेटा ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, मतलब विरोधाभास शो करता है। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। मैंने कहा करण हैज लॉट्स ऑफ मनी बट ही इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है, तो लॉट्स ऑफ मनी पॉजिटिव और माइजर नेगेटिव हो गया। तो जब बट बेटा कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो वो कंट्रास्ट शो करता है, विरोधाभास शो करता है। जैसे मैंने कहा उसका मन तो बहुत है लेकिन वो नहीं जाएगा, राइट, लेकिन वो नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा क्या हो गया, नेगेटिव। मन बहुत है, पॉजिटिव। तो ये सबको पता है, आप सबको पता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं बट का एक मतलब और होता है। बट का एक मतलब क्या होता है, बट का एक मतलब बेटा और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन, या आप लोग सेक्लूजन भी इसको बोल सकते हैं, एक्सक्लूड बोल सकते हैं। यानी इसका एक मतलब ये भी होता है कि किसी टोटल में से किसी पार्ट को एक्सक्लूड करना, राइट, किसी टोटल में से किसी पार्ट को अलग कर देना। और बट का जब मतलब किसी टोटल में से किसी पार्ट को अलग करना, मान लीजिए ये टोटल है, इसमें कई सारे लोग हैं, और इसमें से किसी एक बंदे को मैंने अलग कर दिया। तो याद रखिएगा बट का एक मतलब होता है टोटल में से किसी पार्ट को अलग करना, एक्सक्लूड करना। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सक्लूड करना, सेपरेट करना। तो उस कंडीशन में बट जो है प्रेपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है, प्रेपोजिशन। तो फिर मैं बता दे रहा हूं बट का एक मतलब होता है जब वो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, उस समय वो कंजंक्शन का काम करता है। बट का एक मतलब एक्सक्लूजन भी होता है, एक्सक्लूड करना भी होता है, टोटल में से किसी पार्ट को अलग करना भी होता है, और उस समय वो प्रेपोजिशन का काम करता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद गाइस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, और वर्ब किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है गाइस। वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट गाइस। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। एवरीवन बट यू। अब देखिए, राइट, एवरीवन बट यू हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, मतलब सभी बुलाए गए तुम्हें छोड़कर। तो भाई साहब बट के बाद यू आया है, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर बट कंजंक्शन नहीं है, यहां बट बेटा प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन प्रोनाउन आता है, और आया है यू, देखिए प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो बेटा हैव बीन नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा, हैज बीन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन आपका सब्जेक्ट है, और मैंने आप लोगों को कई बार बताया एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो एवरीवन बट यू हैज बीन। अब देखिए कैसा आप लोग को लग रहा है, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि यू हैज बीन आएगा, क्या आपने सोचा कभी यू हैज बीन लिखा जाएगा, लेकिन सही है यहां पे। तो इस सेंटेंस को किसने प्रभावित किया, इस सेंटेंस को वर्ब ने अफेक्टेड नहीं किया, इस सेंटेंस को प्रेपोजिशन ने अफेक्टेड किया है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही खेल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर आके अपना रोल प्ले करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। केवल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं ढूंढना है आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे करना है गाइस। तो अब तक चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो यहां पर जो बट था ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा था, और प्रेपोजिशन के बाद जो यू आया है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए एवरीवन आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन की वैसे भी वैल्यू खत्म हो जाती है।
हैज बीन इनवाइटेड, पैसिव में जा रहा है और इनवाइटेड के साथ हमेशा टू का यूज होता है, ये भी जान लीजिएगा। द आर्टिकल है और पार्टी क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि आर्टिकल्स वेलकम ओनली फॉर नाउन, राइट। क्योंकि जो 15 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, आपको मैं बता दूं बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। कानपुर लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज आर पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लाइक को उठाते हैं जरा, आइए। लाइक जो होता है ये बेटा जब वर्ब का काम करता है, समझ लीजिए, जब ये वर्ब का काम करता है लाइक, तो इसका क्या मतलब होता है आप लोग को समझने की जरूरत है। तो जब ये वर्ब का लाइक काम करता है तो बेटा इसमें इमोशंस होते हैं। ये इमोशन और मेंटल स्टेटस की बात करता है, आपके इमोशनल और मेंटल स्टेटस की बात करता है, आपके इमोशंस और मेंटल स्थिति की बात करता है जब लाइक वर्ब का काम करता है बेटा, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा आई लाइक यू, तो ये मेरा इमोशन है। आई लाइक रसगुल्ला, ये मेरा इमोशन है, राइट। मैंने कहा आई लाइक मैथ, आई लाइक इंग्लिश, ये मेरा मेंटल स्टेटस, मैं किसको समझता हूं ज्यादा। तो आप सब जानते हैं लाइक का क्या मतलब होता है। लेकिन लाइक अगर प्रेपोजिशन के रूप में आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बेटा सिमिलैरिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, सिमिलैरिटी की बात करेगा, समानता की बात करेगा, सिमिलर करेगा दो चीजों को। तो कानपुर लाइक, अब आपको तो लगता होगा इन, ऑन, एट, अबव, इसी तरह के वर्ड्स प्रेपोजिशन होते हैं। आप देखिए प्रेपोजिशन, आप कानपुर लाइक, तो यहां पर लाइक बेटा प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, इसी तरह से मैं एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा कि किस तरह से वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रभावित करते। ओके, तो कानपुर लाइक, लाइक देखिए आप ध्यान से समझिए, लाइक क्या यहां वर्ब का काम कर रहा है, बताइए। बिल्कुल नहीं कर रहा है। कानपुर की सिमिलैरिटी, कानपुर को सिमिलर किया जा रहा है। कानपुर लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज, अधिकतर जो इंडियन सिटीज है उन्हीं की तरह कानपुर भी है। क्या है, पॉल्यूटेड है एंड ओवर पॉपुलेटेड है। तो जरा ध्यान से देखिए कितना एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करना चाहा। प्रेपोजिशन के बाद उसने सिटीज लिखा है। अब जो बच्चे नहीं जान पाते कि लाइक यहां प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, उनको लगता है सिटीज के हिसाब से आर सही तो आया है, बिल्कुल, बट ये पूरी तरह गलत है बेटा। क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद सिटीज आया है। क्या है, सिटीज। तो भाई साहब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड। क्या हो जाएगा, इज। क्यों, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन के बाद सिटीज आया है। और मैंने आप लोग को बता रखा है कि प्रेपोजिशन के बाद गाइस जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता, ठीक है। मैं आप लोग को एक ऐसा स्टूडेंट समझ के पढ़ा रहा हूं कि जिसको सिलेक्शन लेना है गाइस, वरना अब तक ये क्लास खत्म हो गई होती, मुझे केवल आंसर बताने होते, राइट गाइस। तो इस क्लास के लॉजिक को समझिए और आप भी जब पढ़िए तो इसी तरह से पढ़िए कि एक एक वर्ड की जड़ को समझिए, एक एक वर्ड को रूट से समझिए, तब देखिए ग्रामर कितनी आसान हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है गाइस। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इज पॉल्यूटेड हो जाएगा क्योंकि जो इज आया है वो कानपुर के हिसाब से आया है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, देखते हैं। वी डैश विनय फॉर द लास्ट 2 months। वी, ये विनय शायद मिसप्रिंट हो गया है, विनय का कोई सीन नहीं है। वी डैश फॉर द लास्ट 2 months गाइस, ये मिसप्रिंट है विनय यहां पर, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, बताइए बेटा क्या आंसर होगा। आर नॉट सीइंग, डिड नॉट सी, हैवेंट सीन, नहीं ये विनय सही है, मुझे लगा है विनय गलत लिख दिया गया है, तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ और कह रहा है कि हमने विनय को नहीं देखा है, राइट। तो बिल्कुल सही है विनय। देखिए विनय के साथ इतनी मैंने जाति की है कि विनय को बताइए काट दिया विनय, जबकि सही लिखा हुआ, मैंने सेंटेंस पूरा देखा भी नहीं था, मुझे लगा विनय को मिसप्रिंट गलती से लिख दिया गया है। तो आइए देखते हैं, जब मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे लगा नहीं विनय तो सही है। तो वी डैश विनय फॉर द लास्ट 2 months गाइस। तो फटाफट आंसर दें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा सीइंग बिल्कुल नहीं हो सकता, सीइंग तो नहीं हो सकता गाइस। जब मैं कहता हूं आंसर दे तो इसका मतलब होता है मन में सोचिए क्या आंसर होगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, मैं पढ़ा रहा हूं और ये क्लास एक्चुअली में लाइव होने वाली थी, लेकिन दोनों बार मैंने ट्राई किया गाइस, लेकिन ये टेक्निकल इश्यू की वजह से चला ही नहीं। देखिए पहला तो कट जाएगा क्योंकि सी का कंटिन्यूअस नहीं बनता, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब होता है। डिड नॉट सी यहां लिखा हुआ है, हैवेंट सीन लिखा हुआ है, डज नॉट सी। तो देखिए मैं कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करता हूं, उसको पहले आप लोग देखिए कैसे ऑप्शंस कटेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में गाइस सेंस आ रहा है या फॉर आ रहा है
तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर आ रहा है तो तीन चीजें बेटा बहुत ही नेसेसरी होती हैं। या तो उसके पहले हैज आया होगा, या तो हैव आया होगा, या तो हैड आया होगा, राइट। दूसरा स्टेप आगे बढ़िए, इनके साथ क्या लगाइए, बीन लगाइए। क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे। अब यहीं पे मैं एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, ऐसे बहुत से वर्ब होते हैं जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, जैसे बिलोंगिंग, आई एम बिलोंगिंग टू नहीं होगा, आई बिलोंग टू होगा। तो जिन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है तो उसमें हैव प्लस V3 हो जाता है, उनमें नहीं लगेगा। लेकिन हैज, हैव, हैड ये सब आना जरूरी है गाइस। अगर कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हैज, हैव, हैड आना जरूरी है। तो अब आइए देखते हैं, वी डैश विनय फॉर द लास्ट 2 मंथ गाइस। तो आर नॉट सीइंग तो काट ही दो, क्योंकि इसमें सीइंग स्टेटिव वर्ब होता है, आईएनजी बनता नहीं, तो इसलिए कट गया। डिड नॉट सी होगा नहीं, राइट, क्योंकि हैज, हैव, हैड की जरूरत है। डज भी हिसाब से कट जाएगा। वी हैव नॉट सीन, सी विल बी द राइट आंसर। यस, अगर आप अपने दिमाग में सी सोच रहे हैं गाइस तो योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट गाइस, बिल्कुल सही है। वी हैवंट सीन विनय फॉर द लास्ट 2 मंथ। फॉर और सिंस का यूज, फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन के लिए, कई बार मैं बता चुका हूं। फॉर गाइस ड्यूरेशन के लिए आता है। सिंस जो है उस पॉइंट की बात करता है। सिंस का मतलब होता है उस पॉइंट से, उस पॉइंट की केवल हम बात करते हैं जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जिस जगह से चीज शुरू हुई है। सिंस 1947 तो 1947 की बात करेंगे, सिंस अप्रैल तो अप्रैल की बात करेंगे, सिंस मॉर्निंग तो मॉर्निंग की बात करेंगे। तो ये सब डिटेल्ड वे में मैं टेंस में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। वैसे मैं प्रैक्टिस में बताता ही रहता हूं। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज आर गुड प्लेयर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है और ये इसका डी पार्ट है। तो आइए देखते हैं, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज आर गुड प्लेयर्स। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, राइट, नेदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, a lot of, lots of, a lot of, lots of दोनों अलग अलग हैं, लिखने में मीनिंग एक ही है। आ लगाते हैं तो लॉट ऑफ हो जाता है, वरना लॉट्स ऑफ, राइट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, राइट, एनी ऑफ, बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जितने मैंने बताए, ये जितने भी हैं बेटा, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इन सभी के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है। प्लूरल नाउन आता है बट सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो इस हिसाब से यहां क्या आना चाहिए था, आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। वन ऑफ तो इसमें बहुत पॉपुलर है, वन ऑफ तो मैंने कई बार पढ़ाया है आपको कि वन ऑफ द बॉयज हैज कम हो जाएगा। वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ईदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई एक गाइज। नन ऑफ का यूज मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए नेगेटिव में यूज होता है। इनमें से कोई नहीं, बस उनकी संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ये सब पढ़ाया गया है, राइट गाइस। तो अगर इनके बाद नाउन आएगा और वो अगर काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल में ही रहेगा, काउंटेबल नाउन ही आएगा, राइट। क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो लग रही होंगी आपको प्लूरल है, लेकिन उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है तो हो जाएगा हैव कम। क्या हो जाएगा, हैव कम, बिल्कुल सही है। बट गाइस अगर मैं यहां लिख देता मोस्ट ऑफ द शुगर, मोस्ट ऑफ द शुगर, तो अब बताइए बेटा क्या करें, हैज आएगा कि हैव आएगा? तो आपको अगर नहीं सर है, इस बार हैज आएगा, हैज बीन सोल्ड। तो ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ दोनों जगह कॉमन है, बट आगे एक जगह प्लूरल नाउन आया है तो आगे है प्लूरल वर्ब, और आगे एक जगह देखिए अनकाउंटेबल नाउन आया है। भाई शुगर को डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो कैसा वर्ब आया, सिंगुलर वर्ब। तो मोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे आने वाले नाउन की वैल्यू है, ये इसको बनाता है प्रॉपर सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ अगर स्टूडेंट्स है तो मोस्ट ऑफ भी स्टूडेंट्स हो जाएगा, मोस्ट ऑफ शुगर है तो मोस्ट ऑफ भी शुगर का ही काम करेगा, तो वर्ब उससे प्रभावित हो रहा है। तो अब बताइए, केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रोल है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो चैप्टर को प्रभावित करते हैं। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको,
राइट, वरना सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल आप लोग पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होता गाइस। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, व्हाटएवर, एनडीए सीडीएस कुछ भी आप देने जा रहे हो, ये सारे क्वेश्चन, ये चैप्टर सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दोज एथलीट्स हु डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वॉज डेप्राइव्ड ऑफ, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, डेप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है वंचित करना, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गया तो मैं बता रहा हूं, डेप्राइव्ड ऑफ किसी से वंचित करना, टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप, तो अब एरर कहां होगी, दोज एथलीट्स हु डिड नॉट, हु यहां क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, हु डिड नॉट एडहेयर टू का मतलब होता है मानना, फॉलो करना, एडहेयर टू की तरह ही बेटा एक होता है कंप्लाई, कंप्लाई विथ, एक होता है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसी तरह का एक होता है अबाइड बाय, क्या होता है गाइस, अबाइड बाय, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, एक वर्ड होता है स्टिक टू, क्या होता है स्टिक टू, इन सभी का मतलब होता है किसी को मानना, किसी को फॉलो करना, किसी का रूल्स को मानना, उसी में से बेटा एक होता है एडहेयर टू, तो एडहेयर टू, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, स्टिक टू, ये सभी एक ही चीज है। तो दोज एथलीट्स हु डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वॉज डेप्राइव्ड ऑफ, वंचित किन्हें किया जा रहा है, वंचित किन्हें किया जा रहा है गाइस, ये आप समझिए पहले, वंचित किन्हें किया जा रहा है, एथलीट्स को, एथलीट सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो यहां पे वॉज नहीं होगा गाइस, यहां पर क्या हो जाएगा, वर डेप्राइव्ड ऑफ, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, उन्हें वंचित किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके आते हैं, डेप्राइव्ड ऑफ, टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप, इन क्या है प्रेपोजिशन, द क्या है आर्टिकल, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो चैंपियनशिप गाइस क्या हो गया, नाउन हो गया आपका, तो इस तरह से पढ़ेंगे तब होगा सिलेक्शन, राइट गाइस। तो देखिए आपका आंसर भी निकल आया, और जब आप रूल्स पढ़ रहे हो, जब आप कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ रहा होगा। हमें केवल वर्ब देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें केवल वर्ब देखना था, लेकिन हमने आपको एडहेयर टू भी बताया, हमने आपको डेप्राइव्ड ऑफ भी बताया, इससे कहते हैं कॉन्सेप्ट, कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या उसको सॉल्व कर रहे हो, तो साथ ही साथ और जो चीजें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली, तो देखिए नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव लिखा हुआ है, तो नन ऑफ के साथ मैंने अभी आपको क्या बताया था, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली, तो इसको ध्यान से देखिए और इसमें बताइए एरर आपको क्या लग रही है। मैं थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि अभी जो मैंने रूल बताया नन ऑफ वाला, उसको देख के तो आपको लग रहा होगा सिंगुलर वर्ब आया, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स लिखा है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, और यहां पे वो रूल फॉलो नहीं होगा, इस बार रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। रिलेटिव प्रोनाउन की एक क्वालिटी होती है गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन की एक क्वालिटी होती है कि उसके पहले वो सब्जेक्ट को भूल जाता है, वो अपने जस्ट पहले वाले नाउन को फॉलो करता है। तो नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, प्लेयर्स के बाद हु आ रहा है, हु आ रहा है बेटा, और प्लेयर्स है प्लूरल, तो हैव बिल्कुल यहां सही है, कोई एरर नहीं है, हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली, तो इसमें नो एरर है, इसमें बेटा कोई भी एरर नहीं है। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन गलत कब करते हैं बच्चे, उन्होंने सीधे नन ऑफ को देखा और सीधे क्या लगा दिया, हैज होगा, नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन की एक क्वालिटी होती है, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आता है वो उसके जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आता है, जस्ट सब्जेक्ट क्या है डजंट मैटर, रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले वाले नाउन को ही फॉलो करता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का समझ लीजिए सोल है, इस तरह से पढ़ेंगे तब होगा सिलेक्शन आपका। ये सब फैक्ट्स आपको समझने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, द डिक्लाइन इन द फॉर्चून्स ऑफ the once esteemed royal family of Mysore are a direct consequences of refusal of the members of the family to look for jobs in the independent India। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन, यहां से मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आपको, इसके बाद जब आप बुक पढ़ने बैठोगे बहुत आसान लगेगी। अब देखिए पहले मैं एरर बताता हूं, द डिक्लाइन, द आर्टिकल है डिक्लाइन, डिक्लाइन के तुरंत बाद मुझे प्रेपोजिशन मिल गया, और अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद फिर चाहे जितने भी नाउन प्रोनाउन आ जाएं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो गाइस आपको आपका सब्जेक्ट मिल चुका है डेक्लाइन, और डेक्लाइन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट लग रहा है। अब जहां भी आपको पहला वर्ब दिखे उसको देख लो सिंगुलर है कि नहीं। तो डेक्लाइन के हिसाब से आइए देखते हैं, द फॉर्चून्स ऑफ द वंस एस्टीम्ड रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर आर, यहां पर क्या हो जाएगा? इज। क्या हो जाएगा गाइस? इज हो जाएगा। तो भाई साहब एरर तो मिल गई। अब देखो ग्रामर का खेल बेटा, राइट। द क्या है? आर्टिकल। डिक्लाइन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, और आपका ये सब्जेक्ट भी है, इसी हिसाब से वर्ब आया है। फिर देखिए द एक आर्टिकल आया है, फॉर्चून क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। फिर देखिए ऑफ एक प्रेपोजिशन आया है, प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या आता है? नाउन। तो द आर्टिकल है, आर्टिकल भी नाउन के लिए आता है। तो वंस एस्टीम्ड रॉयल, ये तीनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। फैमिली के लिए आ रहे हैं, फैमिली आपका नाउन हो जाएगा, पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। फिर देखिए ऑफ एक प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, मैसूर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, और आर की जगह इज, ये तो आंसर हो गया। फिर देखिए आ एक आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल किसके लिए आता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। आ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस आपका नाउन है, नाउन के जस्ट पहले डायरेक्ट आ रहा है, ये बेटा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर देखिए ऑफ एक प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद आता है नाउन। द आर्टिकल है, बिना कुछ सोचे समझे, नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग के जमाने चले गए बेटा। आर्टिकल को देखो और रिफ्यूजल को आप क्या मानोगे? नाउन। फिर एक प्रेपोजिशन आ रहा है, मेंबर्स क्या हो जाएगा? नाउन, और आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। और फिर एक प्रेपोजिशन आ रहा है, फैमिली नाउन हो जाएगा, द आर्टिकल हो जाएगा। देखिए इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, जो आपको पका पकाया मिल रहा है बेटा, कम से कम इसको आप इतना माइंड में सेट कर लीजिए कि इसके आगे आप निकले, बहुत आगे लाइफ में जाए। ये मेरी ईश्वर से कामना है आप लोगों के लिए। तो द आर्टिकल है, फैमिली क्या हो जाएगा? नाउन। टू लुक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, टू प्लस वी1 कहीं भी आ जाए इन्फिनेटिव ही बनता है, टू प्लस वी1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, ऐसे समझिए। फिर देखिए फॉर क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन। जॉब्स अपने आप क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं। आप ट्राई कर लीजिएगा, प्रेपोजिशन के बाद आप घंटों सोचेंगे बैठ के, नाउन ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। और फिर देखिए इन क्या आ गया? प्रेपोजिशन, और इन अगर प्रेपोजिशन है तो नाउन आना चाहिए। द आर्टिकल है, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर यहां इंडिपेंडेंस इंडिया लिखा होता तो एरर हो जाता, क्योंकि इंडिया है नाउन, और नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, और इंडिपेंडेंट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। याद रखिएगा किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई एन टी आ रहा है या ए एन टी तो वो एडजेक्टिव बनेगा, और किसी वर्ड के लास्ट में अगर ए एन सी आ रहा है या ई एन सी आ रहा है तो वो नाउन बनेगा। ये होता है एडजेक्टिव और नाउन, ऐसे हम लोग चीजों को अलग अलग करेंगे। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, द आर्टिकल डिक्लाइन नाउन, इन प्रेपोजिशन फॉर्चून नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन वंस स्टीम रॉयल में फैमिली नाउन। तो इस तरह से चीजें आपको समझनी है। मैंने अपनी बेसिक ग्रामर की क्लास में ये जरूर बताया है कि आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? नाउन प्रोनाउन के लिए। ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं। तो ये सारी चीजें यहां से भी क्लियर हो रही हैं, और उस क्लास को भी आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एरर तो निकला ही है, बता तो मैं केवल एरर भी सकता था और आगे ही बढ़ सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपनी जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं उन पर विश्वास है कि मैं हर एक बच्चे का सिलेक्शन करा लूंगा, अगर वो थोड़ा डेडिकेटेड है, थोड़ा सा लेबोरियस है गाइस, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिज मास्टरी ओवर क्या है? प्रेपोजिशन मिल गया। अब प्रेपोजिशन मिल गया तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? मास्टरी। तो आइए इसी के हिसाब से वर्ब देखते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स एंड द सोशल, देखिए एंड कंजंक्शन है ना, इसके पहले क्या है? स्पोर्ट्स एंड द सोशल ग्रेसेस। देखिए सेम चीज को उसने ऐड किया, नाउन को ऐड किया है। मेक नहीं होगा, मेक्स हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब की हमें जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपका मास्टरी की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, वर्ब चेंज हो गया। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, द रिक्वेस्ट फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरी तरह से प्रेपोजिशन ने प्रभावित किया है। रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा आपका? द क्या है? आर्टिकल, रिक्वेस्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर के बाद अब कोई भी नाउन आ जाए कोई मतलब नहीं, आएगा नाउन ही प्रोनाउन, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। रिजर्वेशन क्या है? प्रेपोजिशन का गाइस ये ऑब्जेक्ट है। तो द रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ द वेरियस, फिर प्रेपोजिशन आ रहा है, फिर नाउन आएगा, कितने भी नाउन आ जाएं कोई मतलब अब नहीं है। द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, यहां पर नाउन है, वेरियस माइनॉरिटी सब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। वर सपोर्टेड नहीं होगा, वॉज सपोर्टेड हो जाएगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। सपोर्ट किया गया था, जो रिक्वेस्ट है रिजर्वेशन की ऑफ वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, उनको सपोर्ट किया गया था बाय। फिर एक प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है। मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, और उसके पहले वास्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को वो जस्टिफाई कर रहा है, नाउन के जस्ट पहले आया है। और आ क्या है? आर्टिकल। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था
कि आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई चीज एडजस्ट होती है कायदे से तो वो एडजेक्टिव एडजस्ट होती है। तो अ वास्ट मेजॉरिटी में वास्ट एडजेक्टिव है, आर्टिकल और मेजॉरिटी नाउन गए, तो वर की जगह वॉज हो जाएगा आंसर। तो देखिए मेरा फोकस केवल आंसर पर नहीं है, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं ऐसे ही जो 15 जनवरी से ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है उसमें पढ़ाने वाला हूं। नोट्स बनवाऊंगा, प्रॉपर आपको लिखने का मौका दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि एक बेहतर तैयारी आप कर सको, दोबारा आपको पढ़नी ना पड़े ग्रामर गाइड। ठीक है, तो वॉज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, इज दैट क्लियर? तो वॉज सपोर्टेड, वैसे भी आपको पता है वॉज प्लस वर प्लस V3 ये सब क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है, इज दैट क्लियर? अगला देखते हैं, नन ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट, नन ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग, सो द प्रिंसिपल वॉज वेरी एंग्री विद देम। तो भाई साहब टू बॉयज की बात हुई है। अब देखिए सेंटेंस की मीनिंग ये है कि उन दोनों बच्चों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था स्कूल मीटिंग में, तो प्रिंसिपल जो है उनसे बहुत ज्यादा एंग्री था। ठीक है, तो एंग्री के साथ विथ आता है जब किसी पर्सन की बात होती है, तो बिल्कुल सही है, तो सब सही है। लेकिन दोनों में से कोई नहीं, मैंने भी क्या बताया था, दोनों में से कोई नहीं, तो उसके लिए हम नीदर का यूज करते हैं, तो होना चाहिए था नीदर ऑफ द टू बॉयज। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था नन का यूज मोर देन टू के लिए होता है। मान लीजिए मैंने कहा भारत की राजधानी क्या है? ए मुंबई है, बी कोलकाता है, सी चेन्नई है, और डी नीदर ऑफ देम नहीं बोलूंगा, नन ऑफ दीज बोलूंगा, इनमें से कोई नहीं। तो नन का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव में होता है, तो यहां नीदर आना चाहिए था, नन नहीं होगा बेटा, यहां नीदर ऑफ द टू बॉयज, क्योंकि दो बच्चों की बात हो रही है ना, नीदर ऑफ द टू बॉयज और वॉज वर्ब तो बिल्कुल इस बार सही है। तो बताओ जरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या केवल तुमने वर्ब को चेक किया? वर्ब तो बिल्कुल सही है इस बार तुम्हारा सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया, सब्जेक्ट को प्रभावित करने वाला वर्ड गड़बड़ हो गया, प्रोनाउन गड़बड़ हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइटल पे मत जाइएगा, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बस जरूरत है कॉन्सेप्ट से पढ़ने की गाइस, इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट से पढ़ने की, फिर सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन गाइस, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं भी आपको अगर सब्जेक्ट के रूप में वन दिख जाए तो उसका बेटा पदेसिव हमेशा वन से ही बनता है, बस इतना याद रखिएगा। जैसे ही का क्या बनता है? हिज बनता है, राइट? शी का क्या बनेगा? हर बनेगा, दे का देयर बनेगा। ऐसे ही वन का क्या बनता है? वंस बनता है, क्या बनेगा? वन। तो वन शुड मेक, मेक का मतलब केवल बनाना ही नहीं होता है, मेक का मतलब एक करना भी होता है, राइट? तो हर व्यक्ति को, यहां पर वन का मतलब एक नहीं है, एवरी है, हर व्यक्ति को चाहिए क्या करना चाहिए? अपने बेस्ट एफर्ट्स, प्रयास करना चाहिए, अपने बेस्ट एफर्ट लगाने चाहिए। इफ वन देखिए आ गया, फिर वन आ गया, वन का मतलब फिर एक नहीं है। इफ कोई भी अगर विश करता है, कोई भी चाहता है, विशेष, विशेष सिंगुलर वर्ब इसलिए आया है क्योंकि वन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। इफ वन विशेस टू अचीव, टू प्लस V1 मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव। टू अचीव सक्सेस, सक्सेस क्या है? यहां पर नाउन है। इन क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? नाउन है, और दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैं बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वन सब्जेक्ट के रूप में दिख जाए तो उसका पदेसिव जो है, पदेसिव एडजेक्टिव जो हमेशा वन से ही आता है। वन एक बार आ गया, वंस 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 लगाते चले जाना और कुछ आपको नहीं करना है, इज दैट क्लियर? तो जो एरर थी, वन शुड मेक, हिज नहीं होगा, वंस होगा, क्योंकि हिज जो होता है वो ही का होता है, इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये क्लास थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। डेफिनेटली आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा। क्लास देखो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत मेहनत की, दो बार तो लाइव क्लास ही नहीं हो पाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा नहीं, इसको मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, लेकिन बच्चों तक अपनी बात जरूर पहुंचाऊंगा, ताकि जो बच्चे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में भटक रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़िए लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। और ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो चलिए, नया बैच जो एलटी ग्रेड का शुरू हो रहा है बेटा, वो 30 दिसंबर से शुरू हो रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 30 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसी नंबर पर कांटेक्ट करिएगा 9616947257 पर। ओके, ग्रामर का नया बैच, लाइव बैच शुरू होगा 15 जनवरी से, रिकॉर्डेड नहीं, सीधे इसमें लाइव पढ़ाया जाएगा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, टेट, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी हो
तो ग्रामर लगभग सब में सेम रहती है, और टीचिंग एग्जाम में तो ग्रामर एक अच्छे लेवल की रहती है। तो अगर आपने ये ग्रामर पढ़ ली तो आपका कोई भी एग्जाम इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत है बेटा। पूरा लेक्चर देखिएगा और निश्चित तौर पे आपको बहुत 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 बेनिफिट देगा गाइस। ठीक है, तो और द्रोणा बैच जिन बच्चों को ज्वाइन करना है ये भी मैं बता दूं, द्रोणा बैच में टीजीटी पीजीटी टारगेटेड बैच है, इसमें एलटी ग्रेड की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो बच्चे बैच ज्वाइन करेंगे यहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह के शानदार लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बेटा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी बाधा ना है आप लोग की स्टडी में। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।